नमस्कार बच्चों। ये है चैप्टर 18 स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बेटा ये ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जिसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। मैं हर बार आपको ये बोलती हूँ कि ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं सेट करती। तो मैं ये चीज नहीं बोल सकती आपको। लेकिन हाँ, इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर आप जरूर लिख लें, याद कर लें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 18 स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन। ये सिविक्स के क्वेश्चंस हैं। सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर 18। पहले मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डाले हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा देखते हैं टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्थानीय शासन को परिभाषित कीजिए। स्थानीय शासन क्या होता है? चलिए सबसे पहले हम हेडिंग समझते हैं। स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन। स्थानीय शासन क्या होता है? तो बेटा हमारा जो देश है वो त्रिस्तरीय, 3 स्तर की सरकार है। स्तर का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। जैसे आप कपड़ों के नीचे लाइनिंग लगाते हो, वो भी, उसे भी हिंदी में अस्तर बोलते हैं। तो वही अस्तर का मतलब है एक के ऊपर एक। तो हमारे देश में 3 स्तर की सरकार है। सबसे नीचे है स्थानीय शासन, जिसे हम क्षेत्रीय प्रशासन या पंचायती राज्य बोलते हैं। उसके बाद है राज्य सरकार, और उसके बाद है, सबसे ऊपर है केंद्र सरकार। सरकार पूरे देश के लिए होता है। राज्य सरकार एक राज्य के लिए होता है। और जो पंचायती राज्य होता है, जो सबसे नीचे होता है, वो क्या है? उसके अंदर 5 से 6, 10 ऐसे गांव हो सकते हैं। तो ये है हमारे देश में 3 स्तर की सरकार है। ठीक है, जिसे हम संघीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के तहत ही ये आता है कि 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकार जिस देश में हो, उसे हम संघीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, इसमें 3 स्तर की सरकारें हैं। तो इसी में हम देखते हैं, सबसे पहले स्थानीय शासन को परिभाषित कीजिए। स्थानीय शासन क्या है? भारतीय संविधान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शासन के लिए जो संस्थाएं स्थापित की हैं, उन्हें सामान्य रूप से स्थानीय शासन यह सरकार कहते हैं। यह शासन का तीसरा स्तर है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्थानीय शासन शासन का तीसरा स्तर है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास और सामाजिक न्याय प्रदान करना तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण के उपक्रम के रूप में कार्य करना है। इस स्तर पर सरकार का जनता के मोटे तौर पर सीधा संपर्क रहता है। अब क्या है बेटा कि स्थानीय शासन क्या है कि जो मतलब कि किसी गांव में, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शासन के लिए जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं, उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं या फिर स्थानीय सरकार कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि इसमें सरकार का सीधा संपर्क रहता है, मतलब कि जनता से सीधा संपर्क रहता है। क्योंकि आप खुद ही देखिए, केंद्र सरकार जो है, उनका संपर्क एक एक गांव या एक एक शहर के एक एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। लेकिन स्थानीय शासन के कारण क्या होता है, जो पंचायती राज्य है, जो पंचायत का मुखिया या फिर सरपंच या फिर जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनको अपने गांव के, अपने पंचायत के एक एक व्यक्ति का पता होता है। वो उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं, उन जरूरतों को वो पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और उन जरूरतों को वो पंचायत से राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं। तो यही है कि जनता से मोटे तौर पर सीधा संपर्क रहता है सरकार का, स्थानीय शासन के तहत। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक पंचायती राज व्यवस्था के विकास का वर्णन करें। यानी कि प्राचीन काल, जब से हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो पंचायती राज व्यवस्था, और अभी क्या उसमें, मतलब व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ है, उसका वर्णन करें। भारत में प्राचीन काल से ही देश के विभिन्न भागों में समुदाय आधारित स्थानीय संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पंचायत, बिरादरी और अन्य। गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति इनका नेतृत्व करता था तथा समस्याओं का समाधान करता था। क्या बेटा, प्राचीन काल से वर्तमान समय तक पंचायती राज व्यवस्था के विकास का वर्णन करें। तो पंचायती राज्य में क्या था, प्राचीन काल में क्या होता था, बिरादरी होती थी। जैसे कि बिरादरी बोल सकते हो, जो हमारे देश की आजादी के पहले की बात भी आप देख लो, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, जिन्हें हम बोलते हैं, आदिवासियों का एक मुखिया होता था।
वो मुखिया अपने जो उनका कबीला होता था, उनका मुखिया होता था, उनकी देखभाल करता था। तो वो था, उसके बाद धीरे-धीरे उनके पास कोई सरकार से कोई पैसे नहीं मिलते थे, कोई फंड नहीं मिलता था, वो अपने आप ही उनकी देखभाल करते थे, उनकी ज़रूरतों को सब मिलकर पूरे बिरादरी वाले मिलकर पूरा करते थे। उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ, पंचायत बन गया, गाँव में 5-6 लोगों का पंचायत बना, उनके मुखिया बने और फिर मुखिया अब अब क्या हो रहा है, पहले तो मुखिया वैसे चुन लिया जाता था, जो सबसे वृद्ध होता था, जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता था, जो गाँव का सबसे समझदार व्यक्ति होता था, जिसके लिए हम मानते थे कि वो गाँव का नेतृत्व कर सकता है, उसे मुखिया बना दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब चुनाव द्वारा मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड मेंबर्स का चुनाव होता है, उनके चुनाव किए जाते हैं और चुनाव के द्वारा मेंबर को चुने जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं का हमारे जीवन की गुणवत्ता पर किस हद तक प्रभाव पड़ा? क्या है? स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं का हमारे जीवन की गुणवत्ता पर किस हद तक प्रभाव पड़ा? स्थानीय शासन वास्तव में, आंसर है स्थानीय शासन वास्तव में स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों के लिए शासन है, ठीक है? यह स्थानीय लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक सेवाएं प्रदान करता है। यह पानी के रखरखाव, जल निकासी व्यवस्था, पेयजल आदि व्यवस्था करता है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा क्या होता है, ये मतलब कि जो लोग वहां रहते हैं उनके हर चीज की देखभाल करता है, जैसे पानी का रखरखाव, जल निकासी व्यवस्था, कहीं पानी जमा ना हुआ हो उससे भी बीमारियां फैल जाती है। पेयजल, पीने के जो पानी वो शुद्ध पानी लोगों तक पहुंच सके, वहां का वातावरण शुद्ध हो, गंदगी जमा ना हो, इन सब चीजों पर वो क्या होता है, देखभाल करते हैं। इन सब चीजों की जरूरतों को वो पूरा करते हैं, तो हमारे जीवन की गुणवत्ता को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है स्थानीय सुशासन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावित किया? जो 73 संविधान संशोधन था वो 1992 में हुआ था, उसने पंचायती राज्य को कैसे प्रभावित किया? पॉइंट नंबर फर्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायत पंचायत राज्य व्यवस्था की स्थापना ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद। उन्होंने क्या किया था, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्या है, हर 5 वर्ष में नियमित चुनाव। अब पंचायत में भी, यानी कि जो पंचायती राज्य है उसमें भी हर 5 वर्ष में नियमित चुनाव होने लगा 1992 के बाद, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के बाद। पॉइंट 3, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण। अब यहाँ भी अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण दी गई। 4 क्या है, तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 3 सीट, मतलब कि 3 में 1 सीट आरक्षित करना, ठीक है, 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई। 5वां क्या है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, जो पंचायतों के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव देता है। यानी कि जो राज्य वित्त आयोग है, यानी कि वित्त यानी कि पैसे की सरकार द्वारा अब कुछ पैसे पंचायती राज्य को भी दिए जाने लगे अपने राज्य में सुधार करने के लिए। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, राज्य चुनाव आयोग की भी स्थापना की गई, जिससे कि पंचायत में हर 5 साल में सही तरीके से चुनाव हो सके। ग्राम सभा की स्थापना से, पॉइंट 7 क्या है, ग्राम सभा की स्थापना की गई। जैसे कि ग्राम सभा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ग्राम सभा में जाके लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, पंचायत में मुखिया के साथ, सरपंच के साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कशन कर सकते हैं। बेटा ये लॉन्ग में आए तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट और डाल दीजिएगा, जैसे कि ये है ना, हर 5 साल में नियमित चुनाव, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हर 5 साल में नियमित चुनाव की व्यवस्था की गई। कि जैसे देश में लोकतंत्र में हर 5 साल में नियमित चुनाव होता है, वैसे ही पंचायती राज्य में भी हर 5 साल में नियमित चुनाव होने लगा। ऐसे एक एक दो दो लाइन इसमें ऐड करके आप लिख सकते हैं, अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो ये था आपका आंसर भी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावित किया, तो बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, क्योंकि अब इन्हें सारा अधिकार मिल चुका था अपने राज्य में काम करने का, यहाँ तक कि वित्त भी, पैसे भी मिलने लगे थे राज्य में सुधार करने के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, इसमें ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है?
ठीक है, देखते हैं आंसर। ग्राम पंचायत का गठन गांव के सभी प्रौढ़ यानी कि वृद्ध स्त्री पुरुषों से मिलकर होता है, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। ग्राम सभा को अब कानूनी दर्जा मिल गया है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक में ग्राम सभा बजट पर विचार करती है और दूसरी बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का चुनाव करती है। ग्राम पंचायत सभा की कार्यकारी अंग होती है। क्या है कि ग्राम पंचायत द्वारा का गठन कैसे होता है, इसमें ग्राम सभा की भूमिका क्या है। ग्राम पंचायत का गठन गांव के सभी प्रौढ़ यानी कि जितने वृद्ध स्त्री और पुरुष हैं सभी के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन होता है, जिनका नाम मतदाता सूची में है। यानी कि वहां के मतदाता सूची में जिनका नाम है वो सभी स्त्री पुरुषों द्वारा ग्राम पंचायत का गठन होता है। और बेटा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का चुनाव करती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का चुनाव कौन करती है, तो कौन करती है, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा करती है। ओके, तो इसे ऑब्जेक्टिव में भी आप लिखते जाइएगा। तो ये है ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, इसमें ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्राम पंचायत की आय के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख लिखिए। यानी कि ग्राम पंचायत के आय के विभिन्न स्रोत क्या है। फर्स्ट, संपत्ति, जमीन, वस्तुओं और पशुओं पर कर। ग्राम पंचायत में क्या होता है, संपत्ति, जमीन, वस्तुओं और पशुओं पर कर लगाया जाता है। उन मतलब टैक्स इकट्ठा किया जाता है, कर इकट्ठा किया जाता है, वो है ग्राम पंचायत के आय का स्रोत। दूसरा है बारात घर और पंचायत की अन्य संपत्तियों से किराया। जो बारात घर, गांव में जो बारात आते हैं तो उसके लिए बनाया जाता है घर की, उसमें बारात ठहरेगी लड़कियों की। और जो पंचायत की अन्य संपत्तियां होती हैं उन पर अगर उनका यूज कोई कर रहा हो, उनका इस्तेमाल कोई कर रहा हो तो उनका किराया देना पड़ता है। इस तरह ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। तीसरा क्या है, दोषियों को एकत्रित दंड राशि। दोषियों से एकत्रित दंड राशि। अगर कोई दोषी है और उसकी ग्राम पंचायत में उसका फैसला हुआ है तो उन पर कुछ दंड राशि यानी कि कुछ पैसे उनसे लिए जाते हैं, तो वो पैसे भी ग्राम पंचायत के आय का स्रोत है। चौथा क्या है, केंद्र व राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य और केंद्र सरकार से भी ग्राम पंचायत को कुछ पैसे मिलते हैं अपने पंचायत में, पंचायत की देखभाल और उनके रख रखाव के लिए। गांव द्वारा दी गई दान राशि। बहुत सारे गांव के जो समृद्ध व्यक्ति होते हैं वो पंचायत में कुछ दान राशि देते हैं ताकि उनके गांव में अच्छे से काम हो सके। पॉइंट 6 है राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू राजस्व का हिस्सा। राज्य सरकार जो मतलब कि राज्य सरकार है वो जो भू राजस्व लेती है उसका कुछ हिस्सा वो ग्राम पंचायत को देती है। ठीक है, ये थे ग्राम पंचायत के आय के विभिन्न स्रोत। अब है नगर निगम के क्या कार्य हैं, ये कार्य क्यों महत्वपूर्ण है। ये तो ग्राम पंचायत के कार्य थे बेटा ऊपर, अब है नगर निगम के कार्य। ठीक है, नगर निगम के कार्य निम्नलिखित है। पहला है स्वास्थ्य तथा स्वच्छता। मतलब कि जो नगरों है, शहर में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो यानी कि हॉस्पिटलों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता साफ सफाई हो, कूड़ेदान हो हर जगह जगह पे, कूड़े उठाने वाला हो, जैसे कूड़े की गाड़ियां आती हैं वैसी व्यवस्था हो, साफ सफाई हो और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो। जहाँ अच्छी होगी वहां लोग बीमार भी कम पड़ते हैं, आपको पता है। सेकंड है बिजली और जलापूर्ति, यानी कि बिजली की व्यवस्था अच्छी हो और पानी की व्यवस्था अच्छी हो। शुद्ध पेयजल, पानी की व्यवस्था का ये मतलब नहीं है कि आप गंदा पानी किसी के घर में सप्लाई कर दें, ऐसा नहीं है। शुद्ध पेयजल यानी कि पीने योग्य पानी की व्यवस्था अच्छी हो। तीसरा है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी, जहाँ पे सभी व्यक्ति जाने जा पाए। मतलब ऐसे जगह पे भी ना हो स्कूल कॉलेज की जहाँ कोई जा ही ना सकता हो, ऐसे कहीं इंटीरियर में ना हो, ऐसे जगह पे हो जहाँ सभी लोग जा पाए। सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्य की भी देखभाल करना नगर निगम के कार्य में आता है। विविध कार्य, बहुत तरीकों के अलग अलग तरीकों के कार्य। खेल संबंधी गतिविधियां, खेल संबंधी गतिविधियां देखना भी नगर निगम का ही कार्य है। फिर है मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियां। मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियां, ये सभी जो 7 पॉइंट हैं, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, बिजली और जलापूर्ति, शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, विविध कार्य, खेलों संबंधी गतिविधियां, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियां, ये सभी किसके कार्य हैं,
नगर निगम के कार्य हैं कि नगरों में नगर निगम जो होती है संस्था, वो इन कार्यों की देखभाल करती है कि लोगों तक इन कार्यों का मतलब कि इन चीजों की सुविधाएं लोगों को मिले और अच्छी सुविधाएं मिले, स्वच्छ सुविधाएं मिले। यह कार्य नागरिकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नागरिकों की गुणवत्ता में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शिक्षा के लिए यह कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थानीय निकाय जरूरी क्यों है? गांव और शहरों में स्थानीय शासन के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करते हैं तथा स्थानीय शासन की संरचना और कार्य का विश्लेषण करने में सहायक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकायों की बनावट व भूमिकाओं में 73वां और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या प्रमुख बदलाव लाया गया? ये क्वेश्चन ऊपर भी था, इसमें थोड़ा सा और अंतर है जो आप देख सकते हैं। 74वें संवैधानिक अधिनियम से शहरी स्थानीय निकायों की संरचना तथा कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। अभी तो हम पंचायती राज्य का ऊपर देख रहे थे, ये क्या है, स्थानीय शहरी निकायों के क्या परिवर्तन हुए थे। प्रत्येक राज्य में शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया। सेकंड है, जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया गया। थर्ड है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित व निष्पक्ष चुनाव, जो चुनाव पंचायती राज्य में भी हो गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा, कि हर 5 साल में चुनाव। वही क्या कहाँ पे है, आपके शहरी निकायों में भी यही हो गया कि हर 5 साल में नियमित चुनाव होगा। अधिक से अधिक 6 माह के लिए नगर पालिका सरकारों के अतिक्रमण का प्रावधान। 5वां है, समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करना। छठा है, प्रत्येक 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन, जो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता हो, यानी कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता हो, उन्हें कितने पैसों की आवश्यकता है उनकी समीक्षा करता हो। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति तथा महानगरीय क्षेत्रों में महानगरीय योजना समिति का गठन। ये सारे किसके कार्य थे? ये क्या था, 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। ये परिवर्तन हुआ था, जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था वो ऊपर आपको बता चुकी हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 10, शहरी स्थानीय निकाय की रचना की व्याख्या करें। आंसर है, राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार बनाए गए प्रावधानों के तहत बड़े शहरों में नगर निगमों की स्थापना की गई। इनके पार्षद 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चुने हुए पार्षदों में से प्रतिवर्ष किसी एक को मेयर चुना जाता है। मेयर शहर के प्रथम नागरिक होता है। 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए मतलब कि 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। नगर निगम के विघटन होने पर 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराए जाते हैं। नगर निगम आयुक्त का पद की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जो एक अधिकारी होता है। ठीक है, इसमें बेटा आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए कि नगर निगम का जो चुनाव होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इसमें स्थानीय शासन और मतलब कि जो पंचायती राज्य हैं और शहरी स्थानीय निकाय, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही उसी पे डिपेंड है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। एक बार आओ और आप देख लें, क्या है, स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन। ठीक है, चैप्टर ही यही है, स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है महत्वपूर्ण, जो आप देख लीजिए एक बार फिर से। इन क्वेश्चन को लिखिए, याद करिए, याद करके फिर से लिखिए। याद करके लिखना जरूरी होता है बेटा, तभी लंबे समय तक हमें चीजें याद रहती हैं। ठीक है, तो जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है क्वेश्चन, जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है, जो बार बार रिपीट होता है, जो चैप्टर के हिसाब से बहुत भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना जिसकी बहुत ज्यादा होती है, वैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। इन क्वेश्चन को आप जरूर लिख लें, जरूर याद कर लें, समझ के याद करने की कोशिश करें, तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। ये थे आपके बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कल डालूंगी, चैप्टर नंबर 19। ओके, बाय बाय।